एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे विमांश में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। आपने हमारे मर्चेंडाइज चेकआउट नहीं किए हैं तो अभी चेकआउट करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में दोनों मिल जाएगा। स्क्रीन पर भी आप हमारे प्रोडक्ट को देख रहे होंगे। स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर भी मिल रहा होगा, इस पर आप हमसे संवाद कर सकते हैं, डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे बुकिंग करना है, ये सारी चीजें आप समझ सकते हैं। हमारे मर्चेंडाइज को खरीदने से आप हमारे देश के जवानों की भी हेल्प करते हैं। वो कैसे, हमारी वेबसाइट पर आप पढ़ सकते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे। प्रोजेक्ट 75I की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। हमको पता है कि 2 कंटेंडर मिल गए हैं। एक ने माजेगांव डॉक लिमिटेड के साथ टाई अप किया है और दूसरे ने L&T के साथ टाई अप किया है। इसमें जो पहली कंपनी है वो जर्मनी की कंपनी है ThyssenKrupp, और जिसने L&T के साथ सहयोग किया है वो नवंटिया है, जो कि स्पेन की कंपनी है। नवंटिया के द्वारा अपनी एक सबमरीन जिसका नाम S80+ है उसको सामने रख दिया है और यही भारत को प्रोजेक्ट किया जाएगा, भारत को प्रोजेक्ट 75I के तहत दिया जाएगा। इसमें खास बात यह है, स्पेन की कंपनी के द्वारा यह कहा गया है कि ये जो AIP हम इसके लिए डेवलप किए हुए हैं वो भारत की DRDO के द्वारा जो AIP डेवलप किया गया है उससे बेहतर है। उन्होंने इसमें AIP की अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। AIP के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए हाइड्रोजन बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। अब ये हाइड्रोजन किस सोर्स से आप प्राप्त करते हैं, इसकी अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है। जो भारत की DRDO है उसके द्वारा उसमें हाइड्रोजन स्टोरेज सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें कि इनको स्टोर किया जाएगा। जबकि स्पेन की कंपनी के द्वारा इसमें बायो इथेनॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है हाइड्रोजन डेवलप करने के लिए। इसमें स्पेन के द्वारा यह कहा जा रहा है कि जो हम टेक्नोलॉजी बना रहे हैं वो इजिली, उसका जो ईंधन है वो इजिली अवेलेबल होगा, जबकि हाइड्रोजन इजिली अवेलेबल नहीं होता है। इसके लिए स्पेशली वहां पर उसको लोड करना पड़ता है, जिसके लिए सबमरीन को बार बार डॉक पर आना पड़ता है या उस फैसिलिटी तक जाना पड़ता है जहां से इसमें हाइड्रोजन लोड किया जाएगा। साथ ही साथ स्पेन की कंपनी के द्वारा कहा गया है कि इसको इस्तेमाल करने के लिए, इस AIP को चलाए रखने के लिए क्रू की भी कम आवश्यकता पड़ती है और इससे सबमरीन का रडार सिग्नेचर भी कम होता है। ये जो टेक्नोलॉजी वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल कुछ भी हो, स्पेन के पास जो टेक्नोलॉजी होगी वो हमारी टेक्नोलॉजी से बेहतर ही होगी। आप ये कहेंगे कि हम अपनी टेक्नोलॉजी को गलत क्यों बोल रहे हैं, या छोटी क्यों बोल रहे हैं, या कम क्यों बोल रहे हैं। तो क्योंकि स्पेन धीरे धीरे अपनी टेक्नोलॉजी को उन्नत करता गया है, वो भारत की टेक्नोलॉजी से बेहतर की होगी। बहरहाल जो हमारी DRDO की टेक्नोलॉजी है वो हम लोग कलवरी क्लास की सबमरीन में डाल ही रहे हैं। उससे भी बेहतर उसको धीरे धीरे करते जाएंगे, फिर हमें विदेशी पार्टनर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पर अभी तो है ही। बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के द्वारा JF-17 का एक नया कस्टमर प्राप्त कर लिया गया है, वो इराक है। पाकिस्तान की जो मीडिया है उसके द्वारा ये खबर निकाली गई है। 12 इस प्रकार के एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। पहले ही मैंने आपको बताया था कि ये चीजें बात चल रही हैं। साथ ही साथ ये भी खबर आई है कि कुछ $650 मिलियन में कुछ 12 एयरक्राफ्ट का डील हुआ है, यानी कि $50 मिलियन से कम के दाम में ये एयरक्राफ्ट बेचे जा रहे हैं। इसमें खास बात यह है कि ये केवल एयरक्राफ्ट का दाम है। इसमें जो वेपन या अन्य चीजें आएंगी, स्पेयर पार्ट्स आएंगे, जो सर्विसेज आएंगी, उसका दाम अभी नहीं जोड़ा गया है। उसको जोड़ने के बाद कहा जा रहा है कि $1.1 बिलियन की ये डील हो जाने वाली है। हालांकि क्या क्या चीज जोड़ा गया है, क्या क्या हथियार जोड़े गए हैं, इसके जिक्र नहीं किया गया है, पर जो पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट हैं उनका ये कहना है कि $1.1 बिलियन की ये डील कही जा रही है और पाकिस्तान के इतिहास में ये सबसे बड़ी डिफेंस डील कही जा रही है किसी एक्सपोर्ट को लेकर। आप क्या कहना है इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे तेजस के लिए ये दिन कब आएंगे। हालांकि ये जो एयरक्राफ्ट है वो पाकिस्तान के द्वारा नहीं बनाया गया है, ये चीन के द्वारा बनाया जाता है और पाकिस्तान के द्वारा इसको पेंट किया जाता है, पर फिर भी नाम तो पाकिस्तान का ही आ रहा है। और इराक की डील तो पाकिस्तान के साथ ही हुई है। हालांकि इसमें बहुत सारा पैसा चीन की तरफ चले जाएगा, पर नाम अभी पाकिस्तान का ही आ रहा है। इराक इसके द्वारा अपने F-16 को रिप्लेस करना चाहता है, जो कि 1980 के दशक में, 1980 के समय में उन्होंने लिया था। इसका कारण यह है, इसको रिप्लेस करने का कारण यह है कि स्पेयर पार्ट अब अमेरिका के द्वारा इसको दिए नहीं जा रहे हैं, जिससे कि F-16 को बनाए रखना बहुत ज्यादा कठिन है। इसलिए वो नए एयरक्राफ्ट की तरफ जा रहे हैं और एक तरह से कहें कि चीन का दामन पकड़ रहे हैं। इराक इसके अलावा फ्रांस से राफेल भी खरीदने वाला है। वो तेल के एवज में खरीदा जाएगा, वो बार्टर प्रोसेस के तहत खरीदा जाएगा। बात कर लेते हैं चीन की और चीन की एविएशन इंडस्ट्री की। आपको पता है जनवरी 2023 के बाद आज तक, मतलब लगभग 6 महीने, 6.5 महीनों में उन्होंने 26 एयरक्राफ्ट अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट कर दिए हैं, जिसमें कि 15 J-16 हैं और 11 J-20 हैं। दोनों के बारे में मैं आपको बताता हूं। जहां J-16 रशियन Su-30 का चाइनीज वर्जन है, वहीं J-20 उनका 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। आप ये कह सकते हैं कि चीन के द्वारा Su-30 एयरक्राफ्ट 15 की संख्या में इंडक्ट किए गए और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट 11 की संख्या में इंडक्ट किए गए 6 महीने के अंदर। अब आप बात को समझिए, जब हमने Su-30 MKI की डील रशिया के साथ की थी तो हमने केवल असेंबली को चुना था, जबकि चीन ने उसकी पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करवाई
अब उसको चीन के अंदर ही वो बना रहा है। भारत हमेशा रशिया का मुंह ताकता रहता है। अगर हमें उसमें अपग्रेडेशन करना है तो हम रशिया का मुंह ताकते हैं कि हमें अप्रूवल दे दो। अगर उसका निर्माण करना है तो हम किट का इंतजार करते हैं रशिया से और उसके अप्रूवल का इंतजार करते हैं कि वो हम किट भेजेंगे तो हम उसकी असेंबली करेंगे। अब सोचिए लड़ाई का सिनारियो, जब वो 6 महीने में 26 एयरक्राफ्ट इंडक्ट कर सकते हैं, वो भी बेहतरीन वाले। मतलब जो उनका J-16 है वो उनकी एयरफोर्स में बेहतरीन एयरक्राफ्ट माना जाता है। J-20 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, भले ही 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी उसमें नहीं होगी, पर भारतीय एयरक्राफ्ट से लड़ने की कैपेबिलिटी तो उसमें होगी जरूर। अब युद्ध के सिनारियो में समझिए कि 26 एयरक्राफ्ट वो 6 महीने में इंडक्ट कर देते हैं, तो युद्ध में और तेजी से करेंगे। भारत कितने इंडक्ट कर सकता है ये हमें बताइए। तेजस को हम लोग 16 की संख्या में भी एक साल में नहीं बना पा रहे हैं। 6 महीने में कितने 8 एयरक्राफ्ट इंडक्ट कर पाएंगे, बाकी हम दूसरों का मुंह ताकेंगे। अगर वो भी हमें नहीं दे सकते हैं तो अपने इन्हीं एयरक्राफ्टों से काम चलाना हमें पड़ेगा। हाँ, मैं मानता हूं कि चीन के पास बहुत पुराने एयरक्राफ्ट है जिनको कि वो रिप्लेस कर रहा है, पर बहुत तेजी से रिप्लेस कर रहा है और भारत के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। भारत को भी उतनी ही तेजी से काम करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं भारत और तंजानिया के व्यापार को लेकर। तो तंजानिया और भारत के बीच में रुपए और उनकी करेंसी में व्यापार अब चालू कर दिया गया है और इसको अप्रूवल दे दिया गया है और रुपए में भी व्यापार स्टार्ट कर दिया गया है। तंजानिया के साथ भारत का कुछ $7 बिलियन का व्यापार होता है, जिसमें कि अब दोनों ही देशों की लोकल मुद्रा का इस्तेमाल किया जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि तंजानिया में है वो वहां पर लोकल करेंसी में कन्वर्जन कर रहे हैं। साथ ही साथ भारत के अंदर भी इसी तरह से कन्वर्जन किया जाएगा। असल में भारत का बैंक तंजानिया में खोला जाएगा और तंजानिया का बैंक भारत के अंदर खोला जाएगा और तब लोकल करेंसी में व्यापार किया जाता है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा से जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।